जय हिंद all my dear students. Wait for a minute. जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे और इसी के साथ आप कुछ नई लर्निंग्स ले रहे होंगे। मैं बस एक ही होप रखता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे लोग जुड़ पाएंगे। तो आपको अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो, तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर मुझे क्या करेंगे, मैसेज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट चीज है कि माय नेम इज रोहित रानवे। ठीक है। और आप देख सकते हैं CAPF, CDS, एफकेट और ICT जैसे एग्जाम मैंने खुद दिए हैं। ठीक है। तो मुझे काफी अच्छा लेवल पे एक्सपीरियंस है डिफेंस एग्जाम का। और आपको बस यही कहना चाहूंगा मैं कि मेहनत करते रहिए, शिद्दत से करिए। शिद्दत से कोई चीज करी हुई है वो जरूर मुकम्मल होती है। तो आपको उसी शिद्दत के साथ क्या करना है, आगे बढ़ना है। बस आपको भरोसा रखना है अपनी तैयारी पर। बाहर कुछ भी बोले लोग, पर आपको भरोसा होना चाहिए आपकी तैयारी पे। और जब आपका भरोसा आपकी तैयारी पे होगा तो मैं विश्वास करता हूं कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो 7th क्लास की NCERT हम लोग स्टार्ट करके रखे हुए हैं, तो हम लोग उस पर मूव ऑन करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हाँ, द मुगल्स। ठीक है। तो ये मुगल्स को पढ़ना अनिवार्य है और क्यों पढ़ना है वो भी हम देखेंगे। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं। ये 7th क्लास की NCERT है। जो भी स्टूडेंट अगर ये सोचता है कि 6 to 10 NCERT जो है वो क्या है, तो मैं उनको एक सब और सरल अक्षरों में बताना चाहूंगा। पहले तो मेरी 6th क्लास की NCERT देख ले, उसके बाद 7th NCERT पे वो शिफ्ट करे। ठीक है। मैं बाय लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मिस नहीं होना चाहिए। देखो, UPSC आपसे पूछ के क्वेश्चन नहीं बनाएगा, और जब UPSC आपसे पूछ के क्वेश्चन नहीं बना रहा है तो जाहिर सी बात है वो क्वेश्चन का लेवल कभी भी उठा सकता है, कभी भी गिरा सकता है। 2024 फर्स्ट वाला जो अटेम्प्ट हुआ है, जो अप्रैल के अंदर हुआ है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसने फॉर्म करे। तो हमको क्या करना है, जो मेरा अनुभव रहा है CDS, CAPF या एफकेट, NDA जैसे एग्जाम का, तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि तैयारी कोर सब्जेक्ट से करिए। कोर अगर आपका सॉलिड होगा तो डैम श्योर है आपका सिलेक्शन होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। चलो, so ruling as a large territory as the India subcontinent with a such diversity of people and culture was an extremely difficult task for any ruler accomplish a middle age. Middle age मतलब 16 to 17 century। ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में देखो मुगल भी थे और इस टाइम पीरियड में आपके पोर्टुगीज भी आ गए। ठीक है। इसके बाद आपके पोर्टुगीज के बाद डेनिश भी आ गए, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई। ठीक है ना। इसके बाद फ्रेंच भी आ जाएंगे। तो यही टाइम पीरियड था जबकि फॉरेन इन्वेडर्स भी अब आ रहे थे यूरोप से। ठीक है। और देखिए, किसी भी रूलर के लिए इंडिया जैसी टेरिटरी को कैप्चर करना बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। क्यों? देखो, ये रूलर है तो ये रूलर उनका खुद का है। समझो, बात को समझने की कोशिश करना। ये रूलर है वो उनका खुद का है। ठीक है। ये लोग उसको एक्सेप्ट करके रखे। ठीक है। हाँ भाई, आप राजा हो, यहाँ ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को उनने एक्सेप्ट, मतलब वर्ण सिस्टम को उनने एक्सेप्ट करके रखा हुआ। ठीक है। तो ये रूलर को जब आप हटाओगे और आप बाहर से आए हुए, मतलब क्या हो, आप बाहर से आए, दसायूज हो। दसायूज, ठीक है, दसायूज बोला जाता था बाहर के लोगों को। तो आप बाहर से इन्वेडर हो, तो इसको हटा के अगर आप इन पे रूल करना चाहोगे या एक्सेप्ट करेंगे कि आपका रूल, नहीं करेंगे। तो यही चैलेंजिंग फेज मुगल्स ने भी देखा है और ब्रिटिशर्स ने भी देखा हुआ। ठीक है। क्विट इन द कॉन्ट्रैक्ट टू देयर प्रेसिडियर्स, द मुगल क्रिएट एम्पायर एंड अकम्प्लिश व्हाट the hetero seemed possible for one short period of the time. From the later half of the 16th century, they expand their kingdom from Agra to Delhi. Until the 17th century, they control nearly of the subcontinent. ठीक है। तो औरंगजेब के टाइम पीरियड में उसने अपने जेनिथ को टच कर लिया था और काफी ज्यादा वास्ट टेरिटरी आपको औरंगजेब के टाइम पे देखने को मिलेगी। ठीक है। चलो थोड़ा सा मूव करते हैं और they impose a structure of administration, idea of governance, outlets and rule, leaving politics legacy they succeeding the subcontinent could not ignore. Today the Prime Minister of India addressed the nation on the Independence Day, ramparts of the Red Fort, Delhi, the resident of Mughal Empire. तो उस समय रेड फोर्ट
कैपिटल होती थी, और आज भी हमारा जो फ्लैग है वो कहाँ से हम लोग फ्लाई करते हैं 15 अगस्त के दिन रेड फोर्ट से। ठीक है, तो आपको देखने को मिल सकता है ये पिक्चर दी, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर दी है लाल किले की, आप देख सकते हैं। और ये लाल किले के अपोजिट में आप देखोगे तो जामा मस्जिद भी देखने को मिल जाएगा। चावड़ी बाजार से होते हुए, मेरा तो प्रैक्टिकल, मैं अभी दिल्ली गया था तो मैंने देखा हो, चावड़ी बाजार से होते हुए आप जामा मस्जिद जा सकते हो। ठीक है, चलो यहां तक चीजें क्लियर हुई। बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है, रेडस्टोन आर्किटेक्चर है। अब देखते हैं मुगल्स है कौन। सबसे पहले तो आपको देखना मुगल्स थे कौन। द मुगल वर डिसेंट ऑफ टू लेगेसी ऑफ रूलर फ्रॉम मदर साइड, डिसेंट ऑफ चंगेज खान, जो कि 1227 के अंदर डेथ हो गया था। फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसेंट ऑफ द चंगेज खान, द मुगल मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर द पार्ट ऑफ चाइना एंड द सेंट्रल एशिया। ठीक है, फ्रॉम देयर फादर साइड दे द सक्सेसर ऑफ तैमूर। तो आप समझो ये जो बताना चाह रहा है, एक तो आपका चंगेज खान से लिंक है जिसने मंगोलिया पे और चाइना के ऊपर रूल किया था, और उसने एशिया में भी रूल किया था, और दूसरी तरफ किसको है, तैमूर लेन। ठीक है, तो इन दोनों का जो हम बोल सकते मिक्सचर ऑफ ब्लड था वो किसके अंदर था, बाबर के अंदर। किसके अंदर था, बाबर के अंदर। द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की, हाउएवर द मुगल डिड नॉट लाइक टू द कॉल मुगल और मंगोल। वो अपने आप को ना मुगल कहते थे ना मंगोल कहते थे। कौन, ईरान, इराक और मॉडर्न डे के टर्की वाले। दिस वॉज बिकॉज ऑफ चंगेज खान इज अ मेमोरी वॉज एसोसिएट विद द मैसेकर ऑफ people. It was also the link with the Uzbeks. Their Mongol competition, on the other hand, the Mughal were proud of their Temurlin ancestor, not least of because their great ancestor had captured the Delhi in 1398. ठीक है, तो बाबर किसका मिश्रण था, फिर बोल रहा हूं मैं, बाबर किसका मिश्रण था, चंगेज खान उसके लिनेंसी के फादर के लिनेंसी से आते थे, और मदर कहां से आती थी, तैमूरलिन से। ठीक है, तो वो देखो कौन लोग मुगल और मंगोल नहीं बोलते थे, ईरान, इराक और तुर्की वाले लोग। ठीक है, और ये लोग उज्बेक वाले रीजन, जो आपका अभी अफगानिस्तान वाले रीजन में बिलोंग करता है, तो वहां से ये लोग अपना लिनेंसी देखते हैं। यहां तक चीजें समझ में आई, यहां तक ये मुगल आर्मी का कैंपेन सिस्टम में देख सकते हैं। चलो ये देखो बाबर, ये बाबर की कैनन्स वगैरह। ठीक है, चलो दे सेलिब्रेट देयर जीनोलॉजी पैट्रियोकली, ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड बाय तैमूर हिमसेल्फ। चलो मुगल मिलिट्री कैंपेन फर्स्ट बाबर 1526 से लेके 1530 तक। देखिए 7th क्लास की एनसीईआरटी बोल रही, स्टार मार्क कर लो, क्या बोल रही है कि बाबर सबसे पहले कहां और कब आया था। बाबर सबसे पहले आया था 1526 के अंदर, और ये कहां से आया था, फरगना से, 1494 when he was only the 12 year old। ठीक है, 12 साल की उम्र में से कहां से निकला था, ये फरगना में से निकला था, और फरगना कहां का पार्ट है, आज का अफगानिस्तान का पार्ट है। He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of other Mongol groups, Uzbek, after the year of wandering. He seized the Kabul in 1504। तो काबुल आज की राजधानी है, कहां की राजधानी है, अफगानिस्तान की तो वो कहां से निकला था, फरगना से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बाबर बेसिकली कहां से बिलोंग करता था, फरगना वाले रीजन से। ठीक है, और फिर उसने क्या कैप्चर किया था, काबुल कैप्चर किया था 1504 में, और उसने 1526 में क्या किया था, सल्तनत ऑफ दिल्ली, जो कि इब्राहिम लोदी था, उसको हराया था। कब, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। ठीक है, और उसने क्या किया था, दिल्ली और आगरा को कैप्चर किया था। 7th के बच्चे बन के पढ़ोगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएगी। आप पीएचडी करके बैठे हो उससे कोई मतलब नहीं है, पर अगर अच्छा नॉलेज लेना है तो एनसीईआरटी के परे कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर नोट डाउन करना है, मार्क्स देखना है तो देख सकते हो, यहीं से क्वेश्चंस पूछता है, और फिर हम लोग क्या होते हैं, हमारी हवा निकल जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, यहां तक चीजें समझ में आई। बाबर का बहुत इंटरेस्टिंग है, देख सकते हो आप मैप्स। मिलिट्री कैंपेन अंडर अकबर और औरंगजेब, काबुल से लेके कंधार, काबुल कंधार, ठीक है ना, काबुल कंधार से लेके
आपके यहाँ सिंध तक भी है, ये बंगाल वाला रीजन भी है, बीजापुर गोलकोंडा भी इसके अंदर था औरंगजेब के अंदर। तो मान के चलो इतनी बड़ी टेरिटरी औरंगजेब के पास थी, मजाक नहीं है ये, ठीक है। काबुल कंधार से लेके गोलकोंडा बीजापुर और श्रीनगर कश्मीर वाला भी रीजन इन्हीं के पास था। चलो आगे बढ़े। मुगल मैरिज विद द राजपूत। द मदर ऑफ जहांगीर वॉज कछवाला प्रिंस ऑफ डॉटर राजपूत रूलर ऑफ अम्बेर मॉडर्न डे जयपुर। कछवाला प्रिंस, जहांगीर की मां कौन थी? मतलब जहांगीर की मां मतलब उसका बाप कौन हुआ? कौन हुआ? अकबर, ठीक है। पहले ये थोड़ा सा इसलिए पढ़ा देता हूं। तो किसकी कौन सी प्रिंसेस थी? वो कछवाला प्रिंस थी। और कौन से घराने से थी? अंबेर घराने से, ठीक है। द मदर ऑफ शाहजहां वॉज राठौर प्रिंसेस डॉटर द मेवाड़ रूलर जोधपुर, ठीक है। तो शाहजहां, ठीक है, तो शाहजहां की मदर कौन थी? राठौड़ प्रिंसेस थी और डॉटर किसकी थी? मारवाड़ घराने की, जोधपुर से, ठीक है। तो देख लो, बोलते हो कि 7th क्लास में क्या? 7th क्लास में सब कुछ है। नेक्स्ट, Mughal tradition succession. Mughal did not believe in the ruler of pre-monogery, where the eldest son inherited his father's estate. Instead, they follow the Mughal and Timurid custom of conspiracy inheritance or division of the inheritance among all the sons. Which do you think fair division, inheritance, primogeniture or the cooperacies? ठीक है, समझो। मुगल्स के अंदर देखो, ये फादर है, जैसे मान के चलो बाबर है, तो बाबर क्या करेगा? उसके जो बच्चे हैं, 2 हो 4 हो, तो सबको इक्वल डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो बाबर ने सबको, जैसे उसके जो 4 बेटे थे, काशकन थे, उसके बाद जहांगीर था, सॉरी जहांगीर नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो रहा है। जहांगीर कछवा में डॉटर ऑफ राजपूत, ठीक है, ठीक है। तो बाबर के अस्काक भी था, ठीक है ना। तो ये बाबर के जो 4 बेटे थे वो क्या करेंगे? अलग अलग उनको रूल दे दिया जाएगा। बट इसमें से कोई जो स्ट्रांग होगा, इसमें जो सबसे स्ट्रांग होगा वो क्या होगा? बेसिकली रूलर बन जाएगा कोई भी टेरिटरी का, ठीक है। तो समझ में आया? बाबर ने अपने 4 बेटों को टेरिटरी तो दे दी, पर इसमें जो सबसे स्ट्रांगेस्ट होगा वो क्या कर लेगा? तीनों को मारेगा और रूल करेगा, ठीक है। जैसे कि बाबर का जो बेटा था हुमायूं, एग्जैक्ट मुझे याद आ गया, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निकला और उसने राजगद्दी। अस्कांग और कलंदीन वगैरह 2-3 और उसके भाई थे, अस्कारी भी था, तो उसको उसने डिफीट किया और हुमायूं थ्रोन पे चढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट, मुगल रिलेशन विद द अदर रूलर। द मुगल रूलर campaigned constantly against the ruler who refused to accept their authority. But as the Mughal became powerful, many other rulers also joined them voluntarily. The Rajput are the good example of this. Many of them married their daughter into Mughal families and received high position, but many resistant as well as. तो देखो, मुगल क्या करते थे? सामने वाले रूलर को पहले बोलते थे आप सरेंडर कर रहे हो क्या? अगर आपने सरेंडर कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो फाइट लड़नी पड़ेगी, और फाइट लड़ोगे तो हारोगे तो टेरिटरी वैसे भी जाएगी। तो बहुत से रूलर क्या होते थे, राजपूताना हो या कोई भी रूलर हो, सरेंडर कर देते और मैट्रिमोनियल अलायंसेस कर लेते। देखो, मैट्रिमोनियल अलायंस उस समय अच्छी मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि मैट्रिमोनियल अलायंस से क्या होता था, वो जो राज्य है कभी भी उस पर हमला नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी उसको देके रखी हुई, तो ससुर और आपके साले पे तो आक्रमण नहीं किया जाएगा। और बड़े पद भी दिए जाते थे मुगल में, मतलब अच्छी मनसबदारी भी दी जाती थी, वो भी हम आगे देखेंगे। जैसे कि सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मुगल अथॉरिटी, महाराणा प्रताप वाला लीनेंस है, ठीक है। वंस डिफीटेड हाउ दे वेर ऑनरली ट्रीटेड बाय द मुगल गिवन देयर लैंड, जिसको वतन बोला जाता था, मतलब खुद की टेरिटरी ही उनको दे दी जाती थी, उसी को वतन। जैसे कोई राजपूत है, ठीक है, तो राजपूत को उसकी टेरिटरी दे दी जाएगी तो उसको क्या बोला जाता था? वतन। बैक द असेसमेंट ऑफ वतन जागीर, उसको क्या बोला जाता था? वतन जागीर। तुम अपने जगह पे रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस हमको 1 साल का जो भी टैक्स होगा वो आप दे देना, 20% 30% मुगल तक पहुंच जाना चाहिए। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर अपोनेंट एंड मुगल एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर द किंग्स चिeftain, बट इज डिफिकल्ट टू कीप द बैलेंस द टाइम। मतलब ये बेइज्जती नहीं करते थे मुगल उनकी, बस ये है कि वो सरेंडर मानते थे कि हाँ ये हमारे सरेंडर है, जब जरूरत पड़ेगी मुगल्स को आर्मी की तो इनको देना पड़ेगा,
ठीक है, आई होप सो यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब आ जाओ मनसबदारी और जागीरदारी, यही वाली बात आ गई थी। ठीक है, अब आ जाओ मनसबदारी और जागीरदारी वाली सिस्टम की बात आ गई थी। तो मनसबदारी और जागीरदारी में आप समझो, एज अ एम्पायर एक्सपांड टू इनकम्पोज डिफरेंट रीजन, द मुगल रिक्वायर्ड डाइवर्स बॉडी ऑफ द पीपल from a small nucleus of Turkish noble Turkanis, they expand to include Iranis, Indian Muslim, Afghans, Rajput, Marathas. Those who joined the Mughal service were enrolled the Mansabdars. ठीक है, तो इनके मनसबदारों में कौन कौन रहता था, अभी समझेंगे मनसबदारी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, पर समझो इनकी आर्मी में, मुगल आर्मी के अंदर कौन कौन होते थे, तुर्किश भी होते थे, अफगानी भी होते थे, इंडियन मुस्लिम्स भी होते थे, राजपूत भी होते थे, मराठास भी होते थे, और इन सबको मनसबदारी दिया जाता था। समझो, अब यहां मनसबदारी का कॉन्सेप्ट समझो। The term मनसबदारी refer the individual who hold the mansab mean the position of the rank। तो मनसब का मतलब क्या हुआ बेटा, 7th क्लास के बच्चे की तरह समझो, आईएएस वाले बच्चे की तरह मत समझिए। मनसब मतलब क्या होता था, रैंक। जैसे आपको रैंक दी जाती है आर्मी में, जैसे सोल्जर की रैंक, फिर उसके बाद सूबेदार, नायब सूबेदार, और वैसे ऑफिसर बनते हो तो लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, उसी तरीके से। It was granted system user Mughal to the fix one rank is equal to 2 salary and the 3 military responsibilities. Rank and salary will determined by the numerical values of the जात। ठीक है, तो हम जात भी देखेंगे, जात क्या होते थे। ठीक है, ये जात और रैंक का सिस्टम हम देखेंगे। द हायर जात द मोर प्रेस्टीज वॉज नेवल पोजिशन एंड कोर्ट ऑफ द लार्ज ऑफ द सैलरी। तो जिसका ज्यादा जात होगा उसको ज्यादा करीब माना जाएगा किसके, मुगल एम्पेरर के। ठीक है, तो मनसबदारी और जात, तो मनसब मतलब रैंक हो गई और जात मतलब घुड़सवार हो गए। मैं आपको यहां से समझाने को, नोबल हुर जात इज 5000 देयर रैंक हायर दोज हु 1000। द अकबर रिजिम देयर वाज 29 मनसबदार with the rank of 5000 जात। औरंगजेब रीजन मनसबदार has increased by 79 could have the made more expenditure of the state। तो अकबर के टाइम पे 1000 से लेके 5000 तक की मनसबदारी थी, और उसके बाद देखा गया है औरंगजेब के टाइम पे ये मनसबदारी और भी बढ़ गई। जैसे कि समझो एक व्यक्ति है, उसके पास क्या रैंक है, एक मतलब एक मनसबदारी की रैंक है। ठीक है, तो उसको कितने घोड़े मेंटेन करेंगे, 2 घोड़े मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर उसके पास 2 की रैंक है तो उसको कितने घोड़े मेंटेन करने पड़ेंगे, 4 घोड़े, मतलब 1 के दुपट। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है मनसबदारी सिस्टम। घोड़े के साथ फिर आदमी भी मेंटेन करने पड़ेंगे उसको, तो उसी को बोला जाता है मनसबदारी और जात सिस्टम। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई, नहीं हुई है तो वापिस आप पढ़ सकते हो। मनसबदारी एक रैंक होती है, जात मतलब उसको एक लैंड ऑफ पीस दिया जाएगा बाद में। जैसे कि मैंने फिर बताया, अगर एक मनसब है तो एक जात है, तो उसको 2 घोड़सवार मेंटेन रखने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब 2 घोड़े रखने पड़ेंगे। और यही अगर 5000 की उसके पास जात है तो उसको 10,000 घोड़े मेंटेन रखने पड़ेंगे। कितने, 10,000 घोड़े। ठीक है, The मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्पेसिफिक नंबर ऑफ द सवार और कैवेलरीमैन। समझ में आ गया, सवार और कैवेलरीमैन मतलब घोड़ा और घोड़े के साथ सवार। वही मैंने चीज समझाने की कोशिश करी, आपको डबल रखना पड़ता है, मेंटेन स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार और कैवेलरीमैन। द मनसबदार ब्रॉट द कैवेलरीमैन फॉर रिव्यू गॉट देम रजिस्टर हॉर्स ब्रांडेड एंड रिसीव मनी टू पे देयर सैलरीज। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हुआ, दाग सिस्टम भी आ गया। दाग, थप्पा लगाना मतलब दाग। दाग का मतलब क्या होता है कि आपको थप्पा लगाया जाएगा आपके घोड़े पे। क्यों, क्योंकि आप पता चला आगे गए, आपने लिस्ट कराया अपने घोड़े का नाम और वापस घुमा फिरा के वापस वो लिस्ट पे करवा दो, तो आप क्या कर रहे हो, आप दिखा रहे हो कि मेरे पास 2 घोड़े हैं, पर असली में आपके पास एक ही घोड़ा है। तो ये फ्रॉडरी ना हो, ऐसे मिस प्रैक्टिस ना हो, इस वजह से दाग सिस्टम भी लाया गया, घोड़े के ऊपर सिक्का मारा जाता है। ठीक है, मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज फॉर रेवेन्यू असेसमेंट कॉल्ड जागीर्स। तो जितना ज्यादा बड़ा मनसबदार होगा तो उसको करेंसी देना तो पॉसिबल नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, लैंड दे देंगे उनको कि जाओ आप इस पे खेती करो, खेती करवाओ, आप मत करो, खेती करवाओ वहां से, और वहां से जो रेवेन्यू है थोड़ा आप रखो, आपके सोल्जर के लिए निकालो, आपका खर्चा निकालो और बाकी हमारे पास भेजो। ठीक है, उसको क्या बोला जाता था, जागीर। फिर सम टाइम लाइक टू इक्तास।
इसको और क्या बोला जाता था, इक्तास। अनलाइक मुक्तीज, मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड द एडमिनिस्ट्रेशन देयर जागीर। तो बहुत से ऐसी जगह देखा गया है कि मनसबदार अपनी जागीर में नहीं रहता था, बस वो बोल देता था जमींदार को कि आप देख लेना, बस हमको इतना इतना कलेक्ट करके घर पे लाके दे देना। They only had right to the revenue of their assessment, which was collected by the servant, while the mansabdar themselves of the some part of the country। तो मनसबदार का मतलब आप समझ चुके हो कि मनसबदार क्या होता था। थोड़ी सी टेक्निकल चीज आपको ऐसा लग रहा होगा, पर आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो चीजें क्लियर हो जाए। तो मुगल की जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थी बहुत अच्छी थी, ये तो मानना पड़ेगा। एक तो अलाउद्दीन खिलजी की और उसके बाद अकबर वगैरह की अच्छी रिजिम थी। In Akbar regime, their jagir were carefully assigned, so their revenue were roughly equal to the salary of the mansabdar। तो इक्वल, किसी को जागीर दी जा रही है तो सोच समझ के दी जाएगी, ऐसे ही मुंह उठा के जागीर नहीं दी जाती थी। By the Aurangzeb regime, this was no longer case and the actually revenue collected by the less than the granted of the son। तो औरंगजेब के टाइम पे आते आते, अकबर ने स्टार्ट करी और औरंगजेब के टाइम आते आते ये सिस्टम थोड़ी गड़बड़ आ गई। क्यों? क्योंकि औरंगजेब ने कैप्चर बहुत ज्यादा जगह कर ली। अब वो देखो साउथ में भी गोलकोंडा, बिरार, बीदर यहाँ कर लिया है उसने कैप्चर, तो लोगों को क्या किया, साउथ वालों को उन्हें नॉर्थ में जागीरें देने लगी। नॉर्थ में जाके उनको बोला कि आप जागीर, क्योंकि साउथ में एरिड एरिया ज्यादा है, वहां ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या बोला, हमको इससे क्या मतलब है, हमको आपने सुजरेंटी में रखा है तो हमको दूसरी तरफ की जागीर सिस्टम दे दो। ठीक है, तो ऐसे औरंगजेब के समय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे। There was also a huge increase in the number of mansabdar, which mean long waiting before they receive a जागीर। मतलब औरंगजेब के समय क्या होने लगा, बहुत ज्यादा मनसबदार बढ़ गए, तो धीरे धीरे क्या करना पड़ा, वो रेवेन्यू सिस्टम चरमराने लगा। This and the other factor create a shortage of number of jagirs. As a result, many जागीरदार try to extract and much revenue possible while they have in the जागीर। तो लोगों से वो क्या करने लगे, जागीरदार मनसबदार जो होते थे वो लोग क्या करते थे, रेवेन्यू बहुत ज्यादा वसूलने लगे थे। लोग परेशान हो गए कि भाई इतनी तो खेती नहीं हो रही, उससे ज्यादा का तो हम आपको 80% तक टैक्स देना पड़ रहा है। अगर कोई किसान 100 किलो गेहूं उगा रहा है तो उसको 80 केजी तक वसूल लिया जाता था। तो बताइए कैसे काम चलेगा। लास्ट ईयर ऑफ रिजीम एंड पीजेंट देयरफॉर सफर द ट्रीमेंडेंसली। ठीक है, तो पीजेंट या पीजेंट मतलब किसान। ठीक है, द मनसबदार मार्च विथ हिज सवार्स। देख सकते हो ये घुड़सवार है, ये मनसबदार से, ये मनसबदार है, ये घुड़सवार वगैरह है अपने मेंटेन करके रखे हुए। ठीक है, डिटेल फ्रॉम द मेच्योर फॉर द शाहजहां रेजिम डिपेक्ट द करप्शन इज फादर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। जब्त और जमींदार, ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जब्त और ये देखो इंडियंस की क्या हाल होती थी, ये मारते थे फिर ऐसे। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल मुगल रूलर वाज टैक्स। सबसे ज्यादा उनको पैसा कहां से आता था, टैक्स से आता था। देखो एनसीईआरटी जो बता रहा है उतना पढ़ो। हम अगर मिडिवल इंडिया लेना तो वो अलग से लेंगे, पहले 7th 8th तक की एनसीईआरटी कवर होने दो, 6 to 8, उसके बाद हम आगे आगे बढ़ेंगे, उसके बाद स्पेशली एक वीडियो बना दिया जाएगा मिडिवल के लिए। ऑन द प्रोड्यूसर ऑफ पीजेंट, पीजेंट मतलब फार्मर। In the most places, peasant paid taxes through the rural elite, that is the headman of the local chieftain। मतलब local chieftain मतलब जैसे कोई रीजन है, मतलब कोई विलेज है, तो विलेज में एक हेडमैन होगा, उसी को क्या बोलेंगे, चीफ्टेन। तो वो क्या करता था, वो पे करता था सबसे कलेक्ट करके। ठीक है, द मुगल्स यूज वन टर्म जमींदार टू डिस्क्राइब ऑल द इंटरमीडिएट्स वेयर दे वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेज पावरफुल चीफ्टेन्स। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी, आई होप सो। अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल, ये बहुत बड़ा नाम है, इसका आपको मेरे को रियल नाम बताना है, कमेंट करेंगे आप, रियल नेम बताओ टोडरमल का। कैरिड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप फील्ड, प्राइस एरिया कल्टिवेटेड ऑफ 10 ईयर ऑफ द पीरियड। तो असेसमेंट पीरियड कितना होता था, 10 साल में एक बार एक लैंड का असेसमेंट किया जाता था, और 10 साल के लिए बोल दिया जाता था इतना इतना रेवेन्यू आपको आना चाहिए। किस साल अच्छी खेती होगी, किस साल कम खेती होगी, बट एक एवरेज निकाल दिया जाता था कितने टाइम के लिए, 10 साल के लिए। 1572 1580 एग्जाम्पल है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाटा टैक्स वर फिक्स्ड ऑन द ईच क्रॉप इन द कैश। Each province were divided into revenue circle with their own scheduled revenue rate for individual crops। तो हर क्रॉप्स के लिए अलग अलग रेवेन्यू सिस्टम डिवाइड करके रखा था। तो आज जो हम लोग करते हैं जैसे एमएसपी वगैरह है,
या कोटा सिस्टम वगैरह है, तो ये सब हमारे मुगल टाइम पीरियड में भी देखने को मिला है। दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त। ये क्या करेंगे? जब्त करेंगे, मतलब वहां से रेवेन्यू लेंगे, तो उसको क्या बोला जाता है? जब्त। It was prevalent in those areas where Mughal administration could survey the land and keep very carefully account. This was not possible in the province of Gujarat और बंगाल। तो गुजरात और बंगाल वाले रीजन में इन लोग का लैंड असेसमेंट नहीं था। किसका? मुगल्स का। आई होप सो आपको चीजें क्लियर हुई होगी। अगर नहीं हुए तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलो। In some areas, zamindar exercised a great deal of power. The exploitation by Mughal administration could drive them the rebellion. तो जो जमींदार होते थे या जो चीफटेंस होते थे, गांव के जो हेड होते, वो एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर को, तो कभी कभी रिवोल्ट देखने को भी मिलता था। Sometimes zamindar and peasant of the same caste allied in rebelling against the Mughal authority. तो कोई दो लोग एक सेम कास्ट के थे या कोई सेम कम्युनिटी के थे, तो वो अगेंस्ट हो जाते थे किसके? मुगल्स के। पर मुगल तो पावरफुल थे, उनके पास आर्मी अच्छी थी। दे प्रेजेंट रिवॉल्ट चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी के बाद जैसे ही 17th सेंचुरी औरंगजेब की डेथ, उसके बाद चीजें धीरे धीरे घटने लगी। अकबरनामा और आईने अकबरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये अबू फजल ने लिखी हुई है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप जाके एनडीए देख लो और सीडीएस के पेपर उठा के देख लो, सीएपीएफ का भी देख लो, वहां आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अकबरनामा किसने लिखी है या आईने अकबरी किसने लिखी है? अबू फजल ने। अकबर अकॉर्डिंग टू हिज क्लोज फ्रेंड कंट्री अबू फजल टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रिजीम। तो देखो अबू फजल की हिस्ट्री हम ज्यादा अच्छी क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये इसके बहुत करीब था, और कभी इसके बारे में गलत लिखेगा क्या? नहीं। अबू फजल रोट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर रेजिम टाइटल अकबरनामा। तो अबू फजल ने 3 वॉल्यूम लिखा है, मतलब 3 किताबें लिखी है। द फर्स्ट वॉल्यूम डिटेल विद अकबर एंड सिस्टर। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट वॉल्यूम किस लिए लिखी हुई है? अकबर के एंसिस्टर के बारे में, एंसिस्टर्स के बारे में। सेकेंड वॉल्यूम किस लिए लिखी हुई है? सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डिंग द इवेंट ऑफ अकबर रेजिम, मतलब अकबर ने कौन कौन से काम करे, रेवेन्यू बोल सकते हैं या अरेंजमेंट बोल सकते हैं। और थर्ड किस लिए लिखी हुई है? थर्ड वॉल्यूम किस लिए लिखी है? सेकेंड वॉल्यूम अकबर रेजिम, द थर्ड वॉल्यूम इज आईने अकबरी। तो थर्ड वॉल्यूम को क्या बोला जाता है? आईने अकबरी। तो आपसे पूछा जा सकता है थर्ड वॉल्यूम का नाम क्या है और लिखा किसने? तो लिखा किसने है? अबू फजल ने। और थर्ड वॉल्यूम का नाम क्या है? आईने अकबरी। इट डील विद द अकबर एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू एंड ज्योग्राफी ऑफ द एम्पेरर। ठीक है, द मोस्ट interesting aspect of the Ain Akbari is to read statistically detail about the diverse crop and yield, price, wages and revenue. तो काफी सारी चीजें हमको जानने को मिली। तो बताइए 7th क्लास की एनसीईआरटी इतना डिटेल दे रही है। ठीक है, चलो। नूरजहां इन्फ्लुएंस इन द जहांगीर कोर्ट, थोड़ा सा ये भी देख लेते। नूरजहां का फरमान है ये। ठीक है, ये देखो सिक्का है उस टाइम का स्टैंप। मेहरुनी निशा मैरिड द एम्परर जहांगीर। तो जहांगीर की शादी किससे हुई थी? मेहरून निशा से। कब? 1611 में। एंड रिसीव द टाइटल नूरजहां। इसको किसका टाइटल मिला? नूरजहां। बहुत प्यार करता था जहांगीर। शी रिमेन एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव ऑफ द मोनार्क। एज अ मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर स्टक सिल्वर कॉइन बेयरिंग हिज ओन टाइटल साइड ऑफ द अदर इंस्क्रिप्शन स्टक इन द नेम ऑफ क्वीन बेगम नूरजहां। तो ये टाइटल आप देख सकते हो, स्टैम्प। अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट इज फरमान ऑफ नूरजहां, द स्क्वायर सील स्टेट कमांड ऑफ हिज मोस्ट sublime elevated majesty Noorjahan Padshah Begum. The round seal state by the son of the Shahjahan. She become as a brilliant as the moon. में नूरजहां परदशा बिल द लेडी ऑफ द एज। मतलब वो अपनी खूबसूरती का बयां कर रहा है। कौन? जहांगीर, अपनी वाइफ का, जिसका नाम क्या था? मेहरून निशा, और उसको क्या बोला जाता था? नूरजहां। तो आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। सुल्क ए कुल्क, जहांगीर अकबर सन डिस्क्राइब हिज फादर पॉलिसी ऑफ सुल ए कुल इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो सुल ए कुल क्या है?
कि जहांगीर डिस्क्राइब कर रहा है अपने फादर जहांगीर डिस्क्राइब कर रहा है अकबर के बारे में कि मेरे पापा ने किस किस तरीके की पॉलिसी रखी थी। ठीक है, तो देखने को मिल सकता है सुन्नी सिया मीट इन द वन मॉस्क एंड क्रिश्चियनिटी Jews is the worst church to pay. He considered the follow principle of universal peace. तो सुल ए कुल का मतलब क्या है? यूनिवर्सल पीस। यूनिवर्सल पीस। तो आपसे पूछा जा सकता है सुल ए कुल का मतलब क्या है? यूनिवर्सल पीस। और दिन ए इलाही करके एक अकबर ने क्या बनाया था? एक रिलीजन भी बनाया था, वो चला नहीं ज्यादा, वो अलग बात है। ठीक है, चलो आगे देखिए। The Mughal Empire is the 17th century after. The administration, military efficiency of Mughal Empire led to great economic and commercial prosperity. International travel described the fabled land well, but these same visitors were also occupied at the state of poverty, existent side of the greatest opulence. मतलब कुछ ऐसे लोग ये बता रहे जो बाहर से आए हुए कि बहुत अच्छा मुगल एम्पायर रहे हैं, बहुत अच्छी इकोनॉमी रही है, बहुत अच्छा वेल्थ रहा है, पर कुछ ऐसे भी हमको राइटिंग सोर्सेज मिले हैं जहाँ ये बताया गया है कि मुगल काल में भूखमरी भी आई है, तो वो भी हमको देखने को मिलता है। द इनइक्वालिटी वेयर Gurney document from the 20th year Shahjahan regime informed that highest ranking of mansabdar were 445 in the number and of the 8,000. The small number is 5.6% of total number of mansabdar. तो सबसे कम मनसबदार कब देखने को मिला है? शाहजहां के टाइम पे। ठीक है, चलो बस इतना थोड़ा सा आप देखते रहिएगा, काम बन जाएगा, उससे ज्यादा क्या आवश्यकता नहीं है। द मुगल एम्पायर एंड देयर मनसबदार स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ इनकम ऑफ सैलरी गुड्स. The expenditure benefit the artisan peasants who supplied them goods produce, but the salary of revenue collect left very little for the investment. ठीक है, the poorest among them lived from hand to mouth and they could hardly consider the investment of the resources. ठीक है, तो अच्छा भी था मुगल काल, बुरा भी था, तो वही सब चीजें बताई जा रही है। तो आई होप सो इसमें कुछ ज्यादा जानने के लिए है नहीं, तो थोड़ी सी एक दो चीजें देख लीजिए। The enormous wealth resource later 17th century मुगल एम्पायर slowly decline, धीरे धीरे औरंगजेब के बाद डाउन होने लगी। They constitute new dynasty held by the command of हैदराबाद, अवध धीरे धीरे बनने लगा, दिल्ली वीक होने लगा, और उसके बाद क्या आने लगे? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा आगे देखेंगे। और आप देखिए ये क्या दिया हुआ है, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे और ये देख सकते हैं, सिसोदिया राजपूत मेवाड़, नूरजहां जहांगीर, राठौर राजपूत, ये रैंक्स वगैरह मिलती थी, तो मैच द फॉलोइंग्स वगैरह लगाना था। ठीक है, तो आई होप सो। द 5 डेक्कन सल्तनत वेर बिरार, खानदेश, अहमदपुर और बिदार और गोलकुंडा। ठीक है, तो इजीली आप इसको सॉल्व करेंगे। 7th क्लास की एनसीईआरटी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, बेसिक है 7th क्लास, हम पूरा एक बार अच्छे से लेंगे, आप टेंशन मत लो। तो अगर अच्छा लग रहा है तो डैम श्योर आप इसको लाइक और शेयर करेंगे, इसी तरीके के वीडियो आपके आगे आते रहेंगे। थैंक यू ऑल।